आज के इस वीडियो में आप DPSP के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे जो जुड़े हुए विशेष जानकारी लेंगे, इसकी आलोचनाएं, विशेषताएं देखेंगे। उसके बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। उसके बाद पिछले वर्षों का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे शॉर्टकट में DPSP कहते हैं। DPSP आज के नीति निर्देशक तत्व, इसका हिंदी हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसकी भूमिका। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में इसे वर्णित किया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, भारत और आयरलैंड मात्र दो ही देश में नीति निर्देशक तत्व मौजूद हैं और अन्य किसी देशों में नीति निर्देशक तत्व मौजूद नहीं है। उसके बाद ये देख लेते हैं, भारतीय नीति निर्माताओं का लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। अतः उन्होंने नीति निर्देशक तत्व में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणित किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा का मूर्ति रूप ले सके। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब हुआ आपको जो समाज के सभी वर्गों का जो है हित निहित हो उसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, परंतु विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का परम कर्तव्य होगा। इस प्रकार मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में पढ़े हुए थे कि वो प्रवर्तनीय है, लेकिन भाग 4 में देखेंगे नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन राज्य की ये बाध्यता होगी कि इसमें दिए गए सभी सिद्धांतों को लागू करना। ठीक है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में थोड़ा सा वर्णन देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में बताया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 37 में दिया गया है कि इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना, इस भाग में जितने भी दिए गए हैं सिद्धांत उन सभी को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। फिर अनुच्छेद 38 बताता है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो राज्य जो है सामाजिक जन कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 39 में दिया गया है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत हैं। ठीक है, आपको मैं वो इसे बता दे रहा हूँ। 39 को बताया गया कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा तथा सामान्य एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, तब फ्री कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। ये राज्य की जिम्मेवारी होगी। फिर ख में बताया गया है कि राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। मतलब जिस संपत्ति का जो है एकीकरण न हो, किसी एक व्यक्ति के हाथ में न जाए, सब राज्य अपने नियंत्रण में रखे ताकि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। फिर 39 में बताया गया है कि राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी भी प्रकार का हानि पहुँचे। ठीक है, उसके बाद 39 में बताया गया है कि राज्य पर एक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों में संगठन, ये आपको गांधीवादी तत्व है, ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुच्छेद 41 में है कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता। यह राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार, राज्य के पास जितने भी संसाधन मौजूद हैं उस अपने साधनों के अनुसार विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके। उसके बाद बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि की स्थिति में जो है सार्वजनिक सहायता प्रदान करे। ये राज्य की जिम्मेवारी है कि आप भी देख रहे हैं कि वर्तमान में जो है कई पेंशन है जो कि 60 साल के बाद दिए जाते हैं। अब हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, इसके द्वारा मुफ्त में इलाज होता है। फिर अनुच्छेद 42 बताता है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में कितनी सारी व्यवस्था की गई है। ये सभी नीति निर्देशक तत्व से प्रेरित है। देख रहे हैं कि कुछ जो है रुपया भी दिया जाता है, तो ये सभी नीति निर्देशक तत्व से प्रेरित है। फिर अनुच्छेद 43 बताता है कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन इत्यादि के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके। मतलब उसका जितना उचित वेतन होता है उतना उसको मिलना चाहिए, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, उसको जितना छुट्टी दिया जाता है उसका वो सही समय से उपयोग कर सके। उसके बाद अनुच्छेद 44 बताता है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, इसका दायरा थोड़ा बड़ा है, इसे शॉर्टकट में से समझ लेते हैं कि समान नागरिक संहिता या आचार संहिता कह सकते हैं। इसका अर्थ हुआ आपको एक धर्मनिरपेक्ष कानून, मतलब सभी धर्मों के लिए जो है एक समान कानून। समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों को पर लागू होता है। तो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जो है व्यक्तिगत स्तर, संपत्ति का अधिकार, संचालन का अधिकार, मैरिज एक्ट, एडॉप्शन एक्ट वगैरह शामिल है। भारत का संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सभी नागरिकों के समान नागरिक संहिता कानून सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। हालांकि इस बात का कानून पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। गोवा एक ऐसा मात्र है जहां पर यह लागू है।
उसके बाद अनुच्छेद 45 बाल पूर्व देखभाल तथा 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा। राज्य ये व्यवस्था करेगा कि बच्चों को उसके बचपन की व्यवस्था का दुरुपयोग ना हो, उसको जो है 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। आंगनबाड़ी में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बच्चों को जो है मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, प्लस कुछ पोषाहार की व्यवस्था की जाती है। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 46 में कि उसके लिए जो है सरकार विशेष व्यवस्था करेगी, उसके आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी। क्या अभी देखना है कि जो है एग्ज़ाम में भी उन्हें कम फी देना होता है, फिर उसको एग्ज़ाम में कम मार्क्स से ही पास कर दिया जाता है। तो ये सभी उसके आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। फिर अनुच्छेद 47 में बताया गया है कि पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने, स्थिति बेहतर करने संबंधी राज्य का ये कर्तव्य होगा। राज्य लोगों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। देख रहे हैं कि वर्तमान में जो है शराब बिल्कुल बिहार में बंद है। तो ये सभी नीति निर्देशक तत्वों से ही प्रेरित है। आपको ये एग्जाम के पॉइंट से व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में बताया गया कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारी और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनका वध रोकने के लिए कदम उठाया गया। अनुच्छेद 49 में बताया गया स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर वस्तुओं का संरक्षण। देश में ढेर सारे स्मारक हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, ढेर सारे जो है स्मारक मौजूद हैं। तो उसमें जो भी सामान मौजूद हैं उन सभी की जो है उसका संरक्षण किया जाएगा, ये राज्य के द्वारा संरक्षण किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 50 में बताया गया कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है नेपाल और चीन के साथ वार्ता हो रही है, तो उसमें जो है शांति समझौता बनाने का विचार विमर्श चल रहा है। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, इसकी क्या सब कुछ महत्वताएं हैं देख लेते हैं। इसकी पहली विशेषता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये आप समझ ही रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसके बाद है आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार के द्वारा अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय योजना, ढेर सारी ऐसी योजना है जो इन सभी नीति निर्देशक तत्वों से ही प्रेरित है। उसके बाद इसमें संविधान का दर्शन नहीं होता है, इसमें संविधान का असली दर्शन नहीं होता है। उसके बाद जब कभी न्यायपालिका के समूह कोई समस्या उत्पन्न होती है तो न्यायपालिका संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास करती है। अब इसकी कुछ इतनी विशेषताओं के साथ साथ इसकी कुछ आलोचनाएं भी है, वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद आलोचनाएं क्या सब है इसकी, देखिए नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, को मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए आप अपील दायर नहीं कर सकते हैं। फिर इसकी है कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोषित किया है, परंतु इनके लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं किया है। इस आधार पर भी आलोचना होती है। नीति निर्देशक तत्व अक्सर विधायिका व न्यायपालिका के मध्य संघर्ष या विवाद का कारण बन सकती है। नीति निर्देशक तत्व में वर्णित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया जा सका है, जैसे कि समान नागरिक संहिता, ये एक उदाहरण है। इसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं जिसके कारण इसे तर्कहीन व्यवस्था कर दिया जाता है। सर आइवर जेनिंग्स जो एक कहते हैं कि ये रूढ़िवादी व्यवस्था ये जो है इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। के संथावत का कहना है कि ये जो है इससे संवैधानिक टकराव होता है, कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, राज्यपाल या मुख्यमंत्री के बीच में संवैधानिक टकराव हो सकता है। अब पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था, ये आपको 2002 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें से उचित उत्तर देखना है, तो आपको इसका जो है उत्तर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ठीक है, अगला देखते हैं कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, ये भी आपको 2002 में पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, तो आपको ये 2 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन चूज करना है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रवृत्तियों का निषेध, जैसा कि बिहार में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, जानिए रहे हैं इसका उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए, धन्यवाद।